गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर से एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज भी जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं जिनका मीडियम हिंदी है, स्पेशली उनके लिए है ये 12th हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, उस पे हम लोग बात करेंगे। उसके कुछ सब पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, उस सब टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। राजा किसान नगर चैप्टर का नाम है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि 6ठी शताब्दी में जो राजनीतिक बदलाव आए हैं, जो आर्थिक परिवर्तन हुआ है, उनके फैक्टर्स क्या क्या हैं, कारक क्या क्या हैं। दूसरी बात हम लोगों ने उस समय किया था कि जो सोर्सेस के भंडार जो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं लिखित रूप में, क्योंकि ये इतिहास का पीरियड है। जब 6th सेंचुरी से इतिहास का पीरियड शुरू होता है सोर्स के आधार पर। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास वाले एरा में सोर्सेस की कमी नहीं पड़ती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या पुरातात्विक हों या पिलर्स हों या बिल्डिंग्स हों, भवन हों, मंदिर हों, स्तूप हों, चैत्य हो, तो अनगिनत भंडार हमको दिखाई देते हैं। यहीं से फिर 600 BCE से 600 AD के बीच में सोर्सेस के भंडार हमको दिखाई देते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सोडर महाजनपद का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या मीनिंग है और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न किस प्रकार का आता है, सीबीएसई किस प्रकार से पूछता है, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे, चाहे केवी का हो, नवोदय का हो या सैम्पल पेपर जो जारी करता है सीबीएसई उसका हो, तो उसमें अभिलक्षण पूछा जाता है महाजनपद का कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी कोई कोई पूछता है। विशेष तौर पे मगध पे फोकस करके क्वेश्चंस आता है कि मगध क्यों पावरफुल था, उसका क्या पॉलिटिकल रीजन है, इकोनॉमिक रीजन क्या है, इस पे क्वेश्चंस पूछता है। 16 महाजनपद थे और पहली बार इसकी चर्चा जो है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमको दिखाई देता है। जहाँ तक इसकी महाजनपद की विशेषता की हम बात करेंगे तो कबीलाई जीवन से जब जनपद की ओर समाज बढ़ा, जब अस्थाई सेना का निर्माण कर लिया गया, किला का निर्माण कर लिया गया, एक राजधानी घोषित कर दिया गया, रेवेन्यू को लेकर के भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, कुछ सुधार किया गया, उसका कुछ सिस्टम तैयार किया गया, तब जब नए जगह पे एक ग्रुप बसना शुरू किया तो उस एरियाज़ को जनपद कहा गया। वही जनपद बाद में अपना विस्तार करके महाजनपद के रूप में उभरा है। टोटल 16 महाजनपद हैं, जिसमें नॉर्थ साइड में हम देखते हैं कि अवंती है, अंग है, मगध है, वत्स है, काशी है, सूरसेन है। इसके अलावा हम कौशल को भी देखते हैं। ये नॉर्थ साइड के कुछ महाजनपद हैं। वैसे ही फिर हम साउथ की ओर जाते हैं तो हमें मत्स्य मिलता है, अस्मक मिलता है। और जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं, पश्चिमोत्तर भारत की ओर जाते हैं, तो वहाँ हमें कंबोज, फिर गांधार, ये सब हमें मिलते हैं। नॉर्थ में ही कुरु वगैरह भी है, पांचाल वगैरह भी है। फिर कुछ गणराज्य वाले भी महाजनपद हैं, जिसमें वज्जी, मल्ल, ये सब का नाम हम ले सकते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के भाग हैं। टोटल 16 महाजनपद की खास बात यह रही कि महाजनपदों में अब हमें एक राजनीतिक प्रणाली का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक राजा होगा, उसकी अपनी एक राजधानी होगी, स्थायी सेना का निर्माण भी किया जाएगा, आपसी लड़ाई लड़ने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाए जाएंगे, उस युद्ध का नेचर भी हमको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब महाजनपदों की विशेषता है। इस महाजनपदों की विशेषता को यदि हम पॉइंट वाइज समझें तो पहली विशेषता हम यह डाल सकते हैं कि महाजनपदों में एक अस्थाई सेना, राजा और किला का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट में हम यह डाल सकते हैं कि महाजनपद जो हैं वो जैन और बौद्ध के सांस्कृतिक केंद्र भी रहे हैं, जिसमें वत्स का नाम हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, हम कौशल का नाम दे सकते हैं, हम मगध का नाम दे सकते हैं, जहाँ बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का प्रचार किया गया है। तीसरी विशेषता हम डाल सकते हैं कि लोहे के आविष्कार हो जाने के बाद, आविष्कार नहीं कहेंगे उसको हम, खोज हो जाने के बाद
एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। हल का जो फाल है वो लोहा का बन रहा है। इसके अलावा उसी लोहे का इस्तेमाल युद्ध के सामग्री बनाने में भी किया जा रहा है, चाहे हथियार बनाने में हो, चाहे ढाल बनाने में हो, चाहे तीर बनाने में हो, जगह जगह चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, पांचवी बात महाजनपद की यह होगी कि वो अब एक नए रूप में, नए नए नगर के रूप में वो उभर करके आएंगे। वो नगर शिक्षा का केंद्र भी होगा जैसे काशी है, या उद्योग का केंद्र होगा जैसे सूरसेन मथुरा है। कुछ स्पेसिफिक प्राचीन जो तलवारें हुआ करती थी गांधार वगैरह, उसका सेंटर होगा। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ट्रेड होंगे, व्यापार होंगे, उनका भी केंद्र रहेगा, जिसमें ट्रेड सेंटर्स के रूप में हम अवंती, उज्जैनी वगैरह को हम नाम ले सकते हैं। पाटलिपुत्र वगैरह का भी नाम हम गिना सकते हैं उसमें, ट्रेड सेंटर्स के रूप में वो उभरे। तो इस रूप में महाजनपदों की विशेषताओं को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। और इन सब पॉइंट्स के आधार पे हम, यदि प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपद की क्या अभिलक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं, या किन बिंदुओं पर हम महाजनपद के बारे में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये सब बातें हमको उसमें बतानी होगी। दूसरी बात है कि मगध जो सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था। सीबीएसई ये पूछता भी है, 3 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। आप समझिए कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, 3 नंबर के क्वेश्चंस हों, 8 नंबर के क्वेश्चंस हों, या 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हों, मैप का क्वेश्चंस हो, पैराग्राफ का क्वेश्चंस हो, उसके स्ट्रक्चर को आपको समझ करके तैयारी करनी है, प्रैक्टिस भी उसी तरह से करना है आपको। तो फर्स्ट थिंग, जो मगध क्यों फेमस था, ये अक्सर पूछता है, मगध शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण था। तो कई बार इसकी चर्चा क्लास में भी हम लोगों ने किया है। पहला तो रीज़न यही था कि मगध का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर था वो बड़ा अनुकूल था वहाँ के लिए। गंगा नदी के किनारे शहर बसे हुए थे। गंगा बेसिन जो कृषि के लिए संपन्न एरियाज़ था, संपन्न क्षेत्र था, जिसमें फसलों का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता था। सोन वगैरह, गंगा वगैरह, पुनपुन वगैरह, ये सब नदियों का एक भौगोलिक जो योगदान है समृद्धि में, वो रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि मगध के जंगलों में, जो अभी वर्तमान का झारखंड एरिया है, जंगल नहीं कहेंगे, मतलब झारखंड का जो इलाका है, वहाँ लोहे अधिक पाए जाते थे। तो लोहा अधिक पाए जाने से जो हथियार वगैरह बनाया जाता था उसमें मदद मिल जाता था। तो लोहा दूसरा शक्तिशाली जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से मगध पॉपुलर हुआ। तीसरा है जो रीज़न है मगध के फेमस होने का, कि मगध के जंगलों में हाथी पाए जाते थे, और हाथी का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था अपने शौर्य को दिखाने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए, ये सब पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। चौथी विशेषता है मगध के शक्तिशाली होने का कि एक स्थायी राजवंश को खड़ा होता हुआ हम यहाँ देखते हैं। हर्यंक वंश की स्थापना मगध में ही हुई है, राजगृह को राजधानी बनाया गया था। इसके बाद हम यह भी देखते हैं कि उसी बाद में हम नंद वंश को भी पनपता हुआ देखते हैं। घरानंद, महापद्मनंद, घरानंद, ये सब राजा शक्तिशाली राजा हुए। हर्यंक वंश में देखेंगे अजातशत्रु है, या और भी जो फेमस कुछ राजा हुए हैं, कालाशोक, उदायन, ये सब राजा हुए हैं जो मगध में शासन किए हैं लंबे समय तक। अजातशत्रु एक ऐसा राजा था जिसने आसपास के कई जनपदों को जीता था, स्पेशली अंग को, वत्स को, कौशल को, ये सब को जीता था। तो शक्तिशाली होने का अभी एक प्रधान कारण था कि एक स्थायी राजतंत्रीय, जो राजतंत्र का जो स्वरूप है वो हमको दिखाई देता है, राजा शक्तिशाली है जिसमें। इसके अलावा भी मगध के शक्तिशाली होने के फैक्टर्स थे कि मगध का जो कल्चरल, मल्टी कल्चरल जो सेंटर्स के रूप में मगध को डेवलप किया गया है, चाहे महावीर जैन का क्षेत्र रहा हो, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध का प्रचार क्षेत्र रहा हो, तो कल्चरल सेंटर्स के रूप में भी मगध का विकास हुआ है। छठा रीज़न यह था मगध के फेमस होने का कि पहाड़ियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित था, रेवेन्यू अच्छे खासे आ जाते थे, व्यापार के लिए भी बहुत अनुकूल था, गंगा नदी उसके लिए वरदान साबित हुई। तो ये सब पॉइंट्स को हम गिना सकते हैं, जिसके आधार पर हम बता पाएंगे कि मगध शक्तिशाली क्यों था। अपने सभी महाजनपदों में सब सर्वाधिक
मगध ही ताकतवर क्यों हुआ कि आने वाले समय में फिर कई वर्षों तक मगध के ही जो इलाके के जो टाउन्स थे, जो शहर थे, वो प्रसिद्धि पाए हैं। चाहे वो चंपा हो, अंग का जो बाद में बन गया था उसका भाग, पाटलिपुत्र हो जो 4वीं शताब्दी में उसको कैपिटल बनाया गया था, या राजगिरी हो। कि पाटलिपुत्र ही बाद में देखेंगे हम कि मौर्य वंश का भी सेंटर बनेगा, बाद में गुप्तों के कंट्रोल में भी आएगा, और भी जो बाद में राजा होंगे वो उनके लिए पाटलिपुत्र को कब्जा करना एक प्रधान लक्ष्य बनेगा। तो ये सब हम लोग आज बात किए। अब यदि क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग आसानी से इसको लिख पाएंगे, बता पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।